Hello everyone. So today we will cover all the amendments of corporate funding which are applicable for June 25 attempt. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ICSI ने कुछ अमेंडमेंट्स जो कवर किए हैं बहुत सारे हमारे लिए रेलेवेंट नहीं हैं, तो वो हमें जानना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ICSI तो जनरली जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं बाय सेबी वो सब यहाँ पे डाल देता है, तो हमारे कोर्स में जो पार्ट नहीं है वो हम यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट बोनस। वैसे बोनस जो इशू ऑफ बोनस है हमने चैप्टर नंबर 12 में कवर किया था, बट क्योंकि बोनस इशू ICDR में भी गवर्न होता है तो इसलिए इन्होंने चैप्टर 8 में डाल दिया। वैसे चैप्टर नंबर 12 का अमेंडमेंट है ये हमारा बोनस इशू के कंसर्न में। तो क्या अमेंडमेंट है, ये क्या बोलना चाह रहा है अब बोनस इशू का अमेंडमेंट कि आपको T+2 ट्रेडिंग में अवेलेबल हो जाएगा। बोनस की ट्रेडिंग जो अवेलेबल है वो T+2 में ही हो जाएगी। एंड हेयर T स्टैंड्स फॉर रिकॉर्ड डेट। टी से क्या मतलब है हमारा, रिकॉर्ड डेट से मतलब है। तो रिकॉर्ड डेट के 2 दिन में बोनस शेयर आपको ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ये नोटिफिकेशन बोलता है। तो व्हाट इट सेज, देखो सबसे पहले इशूअर मस्ट अप्लाई फॉर इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जैसे आपको पता ही है LODR रेगुलेशन हम लोग पढ़ते हैं, तो LODR रेगुलेशन प्रिस्क्राइब करता है कि रेगुलेशन नंबर 28 के चलते आपको इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन लेनी पड़ती है। स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई हम करते हैं, ICDR में भी हमने कई बार इस बात को कवर किया है। तो फॉर द बोनस इशू जो रेगुलेशन 28(1) की रिक्वायरमेंट है, तो विद इन 5 वर्किंग डेज ऑफ द बोर्ड अप्रूवल आपको ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन होना है। मीन्स आपने BR पास किया और BR पास करने के 5 डेज के अंदर अंदर इन प्रिंसिपल अप्रूवल की एप्लीकेशन आप लगा देंगे। एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरा, द इशूअर वाइल फिक्सिंग एंड इंटीमेटिंग द रिकॉर्ड डेट। देखिए रिकॉर्डेड हमें सबको पता है कि जब भी कोई भी बेनिफिट एडवांटेज कोई भी कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को देना चाहती है तो उस वक्त एक रिकॉर्ड डेट फिक्स करना ज़रूरी होता है। बोनस में भी हमने रिकॉर्ड डेट के बारे में पढ़ा है, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं होगी तो एंटाइटलमेंट डिसाइड नहीं हो सकता। तो रिकॉर्ड डेट जो फिक्स की जा रही है दैट इज़ टू बी नोन एज T टू द स्टॉक एक्सचेंज एज रिक्वायर्ड अंडर रेगुलेशन नंबर 42। तो रेगुलेशन नंबर 42 रिकॉर्ड डेट के कंसर्न में बताता है कि आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है रिकॉर्ड डेट के बारे में। तो फॉर द प्रपोज बोनस इशू शैल ऑल्सो टेक अ रिकॉर्ड डेट डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। अब लिसन क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे आपने रिकॉर्ड डेट बताई, से लेट्स से आपने रिकॉर्ड डेट अनाउंस की, ये रिकॉर्ड डेट आपने किसको इन्फॉर्म की, स्टॉक एक्सचेंज को। तो जो भी आपके रिकॉर्डेड है इससे जस्ट नेक्स्ट डे इज डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट होगा। अच्छा, हम एग्जैक्टली डेट ऑफ अलॉटमेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट का पता नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज कोई ऑब्जेक्शन रेज कर दे तो क्योंकि अभी रिकॉर्ड डेट या स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल नहीं है हमारे पास, इसलिए हम इसे डीम्ड बोलेंगे। और जैसे एक बार स्टॉक एक्सचेंज का अप्रूवल आ जाता है, तो जैसे अप्रूवल आ गया तो ये हमारा डेट ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा T+1। T इज़ फॉर रिकॉर्ड डेट, नेक्स्ट डे हमारा क्या हो गया, T+1 हो गया। T+1 में क्या हो जाएगा हमारा, डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट हो जाएगा। मतलब T+1 के अंदर अंदर जो भी एलिजिबल होल्डर्स जिनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ था रिकॉर्ड डेट वाले दिन, उनको उनके प्रोराटा बेसिस पे बोनस शेयर मिल जाएंगे। एंड T+2 उसके अगले दिन में वो किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगा, राइट। देखिए हाँ जी, तो व्हाट इट सेज, वंस द स्टॉक एक्सचेंज एक्सेप्ट्स द रिकॉर्ड डेट एंड requisite documents, it will notify the market इंक्लूडिंग द डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो जैसे यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज को यहाँ पे इंटीमेशन मिलती है और एक्सेप्ट कर लेता है रिकॉर्ड डेट को, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे नोटिफिकेशन दे देगा कि हाँ भाई ये रिकॉर्ड डेट है और रिकॉर्ड डेट का अगले वाला दिन जो है वो डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट है। अपॉन रिसीट ऑफ इंटीमेशन ऑफ द रिकॉर्ड डेट एंड द requisite document from the issuer, stock exchange shall issue notification accepting the record date and notifying the number of shares considered in the bonus issue। और जैसे यहाँ पे एक्सेप्टेंस हो गया तो आप क्या कर देंगे, इन्फॉर्म कर देंगे कि हाँ ये हमने एक्सेप्ट कर दिया, ये रिकॉर्ड डेट है और कितने नंबर ऑफ बोनस शेयर यहाँ पे इशू किए जा रहे हैं। नोटिफिकेशन शैल इंक्लूड द डीम्ड डेट ऑफ अलॉटमेंट एज वेल बाय 12 noon on T+1 day
द इशूअर मस्ट इंश्योर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड टू द डिपॉजिटरीज फॉर क्रेडिटिंग द बोनस शेयर। अब देखो अल्टीमेटली क्योंकि T+1 के अंदर शेयर्स जो हैं वो डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कराने हैं, तो उसके लिए सारी इंटीमेशन किसको जाएगी, डिपॉजिटरी को जाएगी। तो डिपॉजिटरी को आप इन्फॉर्म करेंगे तभी तो जाके डिपॉजिटरी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट करेगा ना, तो उनको आप इन्फॉर्म करेंगे। द इशूअर मस्ट अपलोड द डिस्टिंक्टिव नंबर रेंज बिफोर द शेयर्स आर क्रेडिटेड एंड द न्यूली अलॉटेड बोनस शेयर विल बी अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन T+2। तो जो न्यू शेयर्स हैं वो कब अवेलेबल हैं, T+2 में अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग के लिए। तो T में रिकॉर्ड डेट अनाउंस हुई, रिकॉर्ड डेट की अप्रूवल आ गई, रिकॉर्ड डेट का T+1 जो है दैट इज फॉर डेट ऑफ क्रेडिटिंग ऑफ द शेयर्स टू द डीमैट अकाउंट एंड T+2। इस डेट में हम क्या कर रहे हैं, T+2 डेट के अंदर हमें ट्रेडिंग की परमिशन मिल गई, हम ट्रेडिंग कर पाते हैं हम स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे। Bonus shares will be directly credited to the existing ISIN without using a temporary ISIN. The new process is mandatory for all bonus issue announced on or after 1st October 2024. अब देखो डायरेक्टली यहाँ पे बोनस शेयर आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जा रहे हैं, तो टेम्परेरी ISIN की कोई ज़रूरत नहीं है। बोनस शेयर एग्जिस्टिंग शेयर्स पे ही इशू किए जा रहे हैं, सेम क्लास ऑफ शेयर्स हैं, इसलिए सेपरेट ISIN लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो अब और फास्टन हो गया प्रोसेस, लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग बहुत फास्ट हो पाएंगी, राइट। तो ये एक अमेंडमेंट हुआ बोनस के कंसर्न में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यूसेज ऑफ UPI बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स फॉर मेकिंग एप्लीकेशन इन द पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द इंटरमीडियरीज। देखो वैसे आपको पता ही होगा कि जब भी कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है IPO वगैरह में पब्लिक इशू के अंदर, तो वो UPI के थ्रू ही पेमेंट करता है। जैसे मान लो आज मैंने किसी स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अपना या अकाउंट खोल रखा है या कोई DB के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कर रखा है और वहाँ पे मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ या IPO पे एप्लीकेशन लगा रही हूँ, तो मैं UPI के थ्रू पेमेंट करती हूँ वहाँ पे। तो उसके बारे में क्या नोटिफिकेशन उन्होंने दिया, in order to streamline and align the process of applying the public issue of debt security, non-convertible redeemable preference share, municipal debt security and securitized debt instrument with that of the public issue of equity share and convertible, SEBI has decided that all individual investors applying in the public issue of such securities, अब मतलब आप कोई सी भी सिक्योरिटी इशू कर रहे हो, चाहे आप इक्विटी शेयर, डेट्स, कोई सी भी सिक्योरिटीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो थ्रू इंटरमीडियरीज लाइक सिंडिकेट मेंबर्स, रजिस्टर्ड ब्रोकर, RTI, ट्रांसफर एजेंट, DP एट्सेट्रा, जो भी इंटरमीडियरी के थ्रू आप यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं, वेयर द एप्लीकेशन अमाउंट इज अप टू 5 लाख रुपए शैल यूज व्हाट ओनली UPI। तो UPI के थ्रू बहुत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है भाई, UPI के थ्रू यूँ कुछ मिनटों में हम पेमेंट करते हैं। जैसे आप शॉपिंग करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो शॉपिंग करने में UPI के थ्रू पेमेंट करते हो ना, एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप 5 लाख रुपए तक का अमाउंट UPI के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स एंड प्रोवाइड हिज और हर बैंक अकाउंट, मतलब एसबा जो है, एसबा में जो अमाउंट ब्लॉकिंग किया जाएगा वो UPI ID के थ्रू किया जा सकता है। इन द बिड कम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड विद द इंटरमीडियरीज। फर्दर, individual investors shall continue to have the choice of availing other modes like through SCSB is a stock exchange platform for making an application in the public issue। अब आप इंटरमीडियरी से कर रहे हो तो कंपल्सरली UPI का ऑप्शन आपके पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप डायरेक्टली SCSB के थ्रू या फिर आप स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के थ्रू एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो इन्वेस्टर की मर्जी, इन्वेस्टर पे कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया है इशूअर्स पे, और साथ ही में जो इंटरमीडियरीज हैं उनको बोला गया है कि भाई 5 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन जो भी आप ले रहे हो उसके लिए UPI के थ्रू ही पेमेंट लिया जाएगा। फाइन, सिंपल सा अमेंडमेंट है। चलिए नेक्स्ट इज ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट इन द सेकेंडरी मार्केट। तो नवंबर 24 में अमेंडमेंट आया था। इन अ व्यू टू प्रमोट UPI ब्लॉक्ड mechanism in the secondary market, the SEBI directed qualified stock brokers to offer either the facility of trading supported by the blocked amount in the cash segment or the 3-in-1 trading account facility to their clients. Clients of qualified stock brokers will have the option to either continue with the existing facility of trading by transferring funds to the trading members या opt for either of the facilities stated above as provided by the qualified stock brokers। देखो अभी क्या होता है फिलहाल, जैसे मान लो आज मेरा जो कोई अकाउंट है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट जो मेरा है दैट इज इन ज़ेरोधा या ग्रो, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, जिसमें भी है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ता है कि अगर मुझे कोई स्टॉक परचेस करना है सेकेंडरी मार्केट के अंदर, तो पहले मुझे अपने बैंक अकाउंट से पैसा उस रेस्पेक्टिव इंटरमीडियरी को ट्रांसफ़र करना पड़ता है। लेट्स से ज़ेरोधा, तो ज़ेरोधा में काइट है मेरे पास एक ऐप, और उसमें मैं पहले फ़ंड ट्रांसफ़र करूँगी काइट में,
और फिर फंड जो है काइट से मैं परचेज कर पाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल तो यही ऑप्शन है। तो अभी फ़िलहाल इस ऑप्शंस को और आगे एक्सटेंड किया, इन्होंने क्या बोला कि सेबी डायरेक्टेड क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स टू ऑफर फैसिलिटी, कौन सी, या तो ट्रेडिंग सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट इन द कैश सेगमेंट और 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट्स। तो अब यहाँ पे वो ब्लॉक जो पैसा ट्रांसफ़र करने वाला था उसके साथ साथ आप क्या फैसिलिटी दे रहे हैं यहाँ पे कि या तो आप क्या कर दीजिए ट्रेडिंग भी ब्लॉक्ड अमाउंट, जैसे आप एसबा के थ्रू काम करते हैं वैसे ही यहाँ पे भी आप कर सकते हैं इन कैश सेगमेंट, और 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी भी यहाँ पे प्रोवाइड की जा सकती है। तो अभी जो क्लाइंट्स हैं, जो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स के क्लाइंट्स हैं, उनके पास ऑप्शन है कि या तो वो कंटिन्यू कर सकते हैं अभी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है, कौन सी वाली, ट्रेडिंग बाय ट्रांसफरिंग फंड टू द ट्रेडिंग मेंबर, या तो ये वाला जो अभी ऑलरेडी कर रहे हो कि अपना फंड ट्रांसफर करते हो ट्रेडिंग मेंबर पे देन यू ट्रेड, या फिर अब जो नया ऑप्शन है उस पर भी आप जा सकते हो ऑप्ट फॉर आइदर ऑफ फैसिलिटीज स्टेटेड अबव। कौन सी फैसिलिटी, जो ऊपर 2 ऑप्शन दिए गए थे, या तो वही ब्लॉक्ड अमाउंट के थ्रू दिस वन, या फिर 3-in-1 ट्रेडिंग अकाउंट फैसिलिटी टू देयर क्लाइंट्स। इस तरह की फैसिलिटीज़ भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो क्वालिफाइड स्टॉक ब्रोकर्स को यहाँ पे कंपल्सन किया गया है, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है चैप्टर 9 एंड 10 रीट एंड इनवीट। तो उसके रिगार्डिंग हमारे क्या क्या अमेंडमेंट्स हैं, लेट्स हैव अ लुक। अमेंडमेंट टू द मास्टर सर्कुलर फॉर रीट एंड इनवीट बोर्ड नॉमिनेशन राइट्स टू यूनिट होल्डर्स ऑफ रीट और इनवीट। तो इस रेस्पेक्टिव सर्कुलर में क्या बताया गया है, सेबी वाइड दिस सर्कुलर हैज रिवाइज्ड द बोर्ड नॉमिनेशन राइट टू द यूनिट होल्डर्स of REIT and InvIT. As per the master circular, eligible unit holders shall be entitled to nominate only one unit holder nominee director. अब यहाँ पे इनको क्या रेस्ट्रिक्शन इम्पोज किया गया कि आप सिर्फ एक ही नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो एलिजिबल शेयर होल्डर्स जो होंगे वो अगर अपना कोई डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हैं तो वो सिर्फ एक नॉमिनी डायरेक्टर ही अपॉइंट कर पाएंगे, सब्जेक्ट टू द यूनिट होल्डर्स ऑफ ईच एलिजिबल यूनिट होल्डर्स exceeding the specified threshold. If the right to nominate one or more directors on the board of directors of the manager is available to any entity, what it said? Right to nominate one or more director. अगर मान लीजिए किसी एंटिटी के पास राइट है कि वो एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकता है इन द कैपेसिटी ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द मैनेजर या लेंडर टू द मैनेजर ऑफ द रीट, मतलब अलग अलग कैपेसिटीज़ में वो एक से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट करने का राइट अगर रखता है, देन सच एंटिटी इन इट्स कैपेसिटी एज यूनिट होल्डर शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू नॉमिनेट या पार्टिसिपेट इन द नॉमिनेशन ऑफ द यूनिट होल्डर नॉमिनी डायरेक्टर। इट मीन्स सिंपल क्लियर कट है। अगर आप मान लीजिए रीट के यूनिट होल्डर भी हैं, आप रीट के लेंडर भी हैं, मतलब आप अलग अलग कैपेसिटी के अंदर यहाँ पे राइट रखते हैं कि आप यहाँ पे अपना नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो उस केस में आप अब एज ए यूनिट होल्डर नॉमिनेट नहीं कर सकते, अब आप एज ए लेंडर या दूसरी कैपेसिटी वाले ही डायरेक्टर्स नॉमिनेट कर पाएंगे, राइट है। मतलब समहाउ एक बंदा अपने बहुत सारे नॉमिनी डायरेक्टर्स जो है रीट और इनवीट में नहीं बिठा सकता। तो दीज सर्कुलर्स हैव रिलैक्स्ड अबव रेस्ट्रिक्शन इफ द राइट टू अपॉइंट अ नॉमिनी डायरेक्टर इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन नंबर 15(1)(e) ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी रेगुलेशन 1993। तो अगर मान लीजिए आप लेंडर है, आपने डिबेंचर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और आपके पास नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट है, तो आप वहीं पे कर पाओगे, फिर यहाँ नहीं कर पाओगे। तो एज ए यूनिट होल्डर नहीं कर सकते। यूनिट देखो क्या बोला, एज ए यूनिट होल्डर सिर्फ एक नॉमिनी डायरेक्टर ही अपॉइंट कर सकते हो, और अगर आप अदर कैपेसिटीज़ में भी यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करने का राइट रखते हैं तो फिर एज अ यूनिट होल्डर आपको राइट नहीं मिलेगा, एक ही राइट मिलेगा आपको। नेक्स्ट अमेंडमेंट, amendments inter alia include the reduction of the timeline for payment distribution to the unit holders, requiring it within 5 working days from the record date instead of 15। तो पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम फ्रेम 15 दिन था उसको कट करके आप 5 दिन कर लीजिए, अब 5 दिन ही रहेगा रीट और इनवीट दोनों के अंदर। It also modifies voting positions provisions to calculate thresholds based on the total vote cast rather than the votes against, facilitate smoother यूनिट होल्डर मीटिंग्स। अच्छा अब इसने क्या बोला कि वोटिंग प्रोविजंस में भी चेंजिंग किया, कैलकुलेशन कैसे की जाएगी, टोटल वोट कास्ट। अब सिंपली हम क्या देख रहे हैं, टोटल वोट कास्ट कितने हो रहे हैं रादर देन वोट अगेंस्ट कितने हो रहे हैं। हमने तो सिंपल देखा जितने टोटल वोट कास्ट हो रहे हैं उसका परसेंटेज देखे जाएंगे, तो स्मूथ कैलकुलेशन के लिए ऐसा किया गया। अ प्रोविजन मैंडेट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
ऑप्शन फॉर द मीटिंग एंड रिमोट ई वोटिंग, तो यहाँ पे अब जैसे कंपनी लॉ के अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और रिमोट ई वोटिंग ये सारी फैसिलिटीज़ कंपल्शन की गई है, एग्जैक्टली यहाँ पे भी वो सारी फैसिलिटीज़ देनी ज़रूरी है। आज ऑब्वियसली एआई का ज़माना हो गया और हम अभी भी फिजिकल मीटिंग और सारे काम फिजिकल वोटिंग ये सब करेंगे तो कैसे चलेगा। तो ऑब्वियसली चीज़ों को अब आपको और एनहेंस करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। Additional regulation ensure that adequate backup system and data integrity measures are in place for electronically maintained records। अब देखो, अब आप इलेक्ट्रॉनिकली अगर सारा काम कर रहे हो तो बहुत ऑब्वियस बात है कि आपका डाटा कोई चोरी ना कर ले, डाटा लॉस्ट ना हो जाए, तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर बैकअप सिस्टम होना चाहिए। Overall, the amendment aim to enhance transparency, efficiency, accessibility within the read InvIT framework। तो इस रेस्पेक्टिव अमेंडमेंट में हमने क्या सीखा, एक इंपॉर्टेंट बात सीखी है कि जो आपका टाइमलाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था वो 15 दिन से रिड्यूस होकर के 5 दिन हो गया है, जो आपने टाइम फ्रेम ऑलरेडी पढ़ा था। और सारे के सारे जितने भी काम है आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में आपको करने हैं, चाहे वो वोटिंग कास्ट करनी हो, चाहे आपको मीटिंग कॉल करनी हो, ये सब हम इलेक्ट्रॉनिक मोड में करेंगे, उसके लिए आपके पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए, राइट। चलिए लेट्स मूव फर्दर नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। Relaxation from certain provisions for unit allotted to an employee benefit trust for the purpose of a unit-based benefit scheme, alignment of timelines for making distribution by the REIT, and format of quarterly report and compliance certificate REIT। What it said, देखो, SEBI while the circular relaxed specific lock-in and allotment requirement for units assigned to employees benefit trust अंडर द यूनिट बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम्स। देखो यहाँ पे भी जैसे आप नॉर्मल केसेस में भी पढ़ते हैं, ICDR भी ये बात बोलता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम ईसॉस वीसॉस के चलते अगर कोई शेयर्स अलॉट किए गए हैं एम्प्लॉय को या ट्रस्ट को, तो उन पे लॉक इन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होते। सेम वही प्रोविजन यहाँ पे भी इन्होंने डाल दिया अभी REIT InvIT में भी, कि अगर किसी एम्प्लॉय बेनिफिट स्कीम के चलते हुए किसी ट्रस्ट के पास कोई यूनिट्स हैं तो उन पे भी लॉक इन प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो व्हाट इट सेड, relaxed lock-in and allotment requirement for units assigned to employee benefit trust under unit-based employee benefit schemes, promoting operational ease of such trust aligning with the REIT InvIT regulation। For the Indian REIT Association, Bharat InvIT Association, in consultation with the SEBI, shall specify the format of quarterly report and compliance certificate requirement to be submitted by the manager of the REIT InvIT और टू द ट्रस्टी अंडर रेगुलेशन नंबर 10, रेगुलेशन नंबर 9। तो ये जो है फॉर्मेट जो है ये इतना हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। आप तो बस ये याद रख लेना कि अगर लॉक इन प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे, लॉक इन एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, एम्प्लॉय बेनिफिट ट्रस्ट पे, है ना। तो ये इसमें अमेंडमेंट है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज व्हाट चैप्टर नंबर 11, दैट इज व्हाट AIF, रेजिंग ऑफ फंड्स, प्राइवेट फंडिंग। देखो छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हैं अभी जो हमने देखे, इनमें कोई बहुत ज़्यादा पेचीदा बातें नहीं पढ़ी हमने। तो सबसे पहले हमने ICDR में जो बोनस इशू वाला था उसका अमेंडमेंट देखा, उसके बाद अभी हम REIT InvIT वाला अमेंडमेंट देख रहे थे। चलिए अभी लेट्स मूव फॉरदर टू द रेजिंग ऑफ फंड AIF। अच्छा, अब AIF में क्या क्या अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर किए गए। सबसे पहला बोला इन्होंने इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ऑफ AIF। अच्छा, इन स्पीस का मतलब क्या होता है, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक इन्होंने लिया। देखो वैसे आज तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई भी कंपनी वाइंड अप होगी, तो कंपनी वाइंड अप होगी तो उसमें क्या किया जाएगा, लिक्विडेटर अपॉइंट होगा, एसेट बेचेगा और एसेट बेचने के बाद जो भी पैसा आएगा लाइबिलिटीज़ का पे ऑफ किया जाएगा, एंड देन लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करने के बाद जो भी बचा कुचा होगा वो पैसा आपस में शेयर होल्डर्स बांटेंगे, सिंपली जस्ट लाइक दैट। अच्छा, हमेशा यही होता है कि एसेट बेची जाती है, चाहे वो कोई भी क्यों ना, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, हमेशा से यही प्रोविजन चलता आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो वी नीड आवर मनी बैक। बट इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, अब जैसे REIT है, रियल एस्टेट है, तो ऐसे में इन्होंने एक ऑप्शन दिया कि अगर आप रियल एस्टेट को बेचने की बजाय रियल एस्टेट ही रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है AIF, वेंचर कैपिटल्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ इन्होंने और उनकी बिजनेस जो एसेट्स है वो वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अगर आप चाहो तो अपनी एसेट्स को ही ले सकते हो। वैसे तो प्रैक्टिकली तो ऐसा
कोई क्यों करेगा, लेकिन फिर भी किसी को लगता है कि यार ये एसेट बहुत अच्छी है, मुझे रखनी चाहिए, तो वो ऐसा कर सकता है। तो ये इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट ऑफ AIF, ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। विद रिस्पेक्ट टू कैरी आउट इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द स्कीम AIF in terms of regulation number 29(8) of AIF regulation, it is clarified that such in-specie distribution other than aforesaid mandatory in-specie distribution shall be carried out after obtaining approval of at least 75% of the investor by value of their investment in the scheme of AIF. अब what it said, सिंपल बात बोली है, अगर आप in-specie distribution करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, अप्रूवल। तो पहली बात तो इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन। और जो ये नॉन कैश डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कितने लोगों से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, आपको 75% जो होल्डर्स इन वैल्यू है उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बिना आप इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन कर नहीं पाओगे। फाइन है, देखो 75% ऑफ द इन्वेस्टर बाय वैल्यू। द मैनेजर, ट्रस्टी एंड KMP ऑफ AIF एंड मैनेजर शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस ऑफ द प्रोविजंस। और इन सारे प्रोविजंस की कंप्लाइंस की जिम्मेदारी किन किन के ऊपर डाल दी, वही एज यूजुअल मैनेजर पे, ट्रस्टी पे, KMP पे। तो इन सब पे यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको ये सारे प्रोविजंस कंप्लाइंस करवाने होंगे। ठीक है, तो इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया। तो हम कैश में कन्वर्ट नहीं करके डायरेक्टली असेट्स को ही क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को, यूनिट होल्डर्स को बांटेंगे। वैसे बांटना तो बहुत मुश्किल वाला काम है, कैसे करेंगे, बट समाओ प्रोविजन डाल दिया। अच्छा, अब एक न्यू कैटेगरी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है, दैट इज व्हाट माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड। नाम से समझ में आ रहा होगा माइग्रेशन। जैसे आपको अगर पता हो, सबसे पहले जो था वेंचर कैपिटल फंड हुआ करता था, फिर वेंचर कैपिटल फंड जो रेगुलेशन था, उसके बाद एक नया रेगुलेशन आया AIF रेगुलेशन, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड रेगुलेशन। तो अब जितने भी यहाँ पे वेंचर फंड्स हैं वो किस में आएंगे, AIF कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगे। AIF कैटेगरी 1 में आपको याद ही होगा वेंचर कैपिटल फंड्स आते हैं। तो अभी प्रॉब्लम क्या है कि दो टाइप के यहाँ पे फंड्स हैं, एक है जो पुराने वाला था और एक जो है नया वाला है। तो जो पुराने वाले हैं उनको अगर आप AIF में कन्वर्ट करा रहे हो तो उनको क्या बोल रहे हैं, माइग्रेशन बोल रहे हैं। माइग्रेशन मतलब कन्वर्ट कराना ऑब्वियसली। तो मीन्स अ फंड दैट वाज प्रीवियसली रजिस्टर्ड एज वेंचर कैपिटल फंड अंडर SEBI वेंचर कैपिटल फंड रेगुलेशन and subsequently registered under these regulation as a sub category of venture capital fund under category 1 AIF। venture capital fund आपको पता ही है कैटेगरी 1 AIF के अंदर फॉल करते हैं। तो कैटेगरी 1 AIF के अंदर सब्सिक्वेंटली हमने इसको किस तरह से रजिस्टर्ड कर लिया, वेंचर कैपिटल फंड कैटेगरी 1 में हमने इसको रजिस्टर कर लिया, जबकि आप थे कौन से वाले, पुराने वाले वेंचर कैपिटल फंड वाले थे। तो अगर आप न्यू AIF में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको माइग्रेटेड बोलेंगे, है ना। द सेकेंड प्रोविजन of regulation number 32 has been substituted, which provides that venture capital fund may seek registration under these regulation as migrated venture capital fund in terms of chapter 3D within 12 months from the date of this notification। ये notification कब आया है, 11 जुलाई 2024 को आया है। तो उसका 12 महीना मतलब 2025 तक आपके पास ऑप्शन है। 11 जुलाई 2025 तक यू आर हैविंग ऑप्शन कि आप अपने आप को माइग्रेट करा सकते हो न्यू AIF कैटेगरी के अंदर, कैटेगरी 1 AIF। ठीक है, आफ्टर सेकेंड प्रोविजो न्यू प्रोविजो एडेड प्रोवाइडेड फॉर दैट द बोर्ड में स्पेसिफाई enhanced regulatory reporting and other measures for the venture capital funds that do not seek registration as migrated venture capital fund in terms of chapter 3D। अब देखो ऐसा है, हमने 1 साल का मौका दिया, जिन जिन को शिफ्ट होना था वो हो गए, अब जो नहीं हुए तो उनके लिए क्या बोला कि SEBI जो है वो एनहेंस रेगुलेटरी रिपोर्टिंग एंड मेजर्स पे स्पेसिफाई करेगा उन लोगों के लिए जिन्होंने माइग्रेशन नहीं किया है, वो डू नॉट सीक रजिस्ट्रेशन एज माइग्रेशन। देखो नया AIF ज़्यादा रेगुलेटरी है कंपैरेटिव, तो जो पुराना वाला रेगुलेशन था कंप्लाइंसेस थोड़े ज़्यादा हैं। तो अभी यहाँ पे जो नए वाले प्रोविजंस हैं उनको इंश्योर करने के लिए जो जिन लोगों ने अपने आप को माइग्रेट नहीं कराया है उन पे हम स्ट्रिक्टर प्रोविजंस फॉलो करेंगे डिस्क्लोजर्स के। गॉट इट, बात समझ में आ गई। तो AIF में एक तो हमने इन स्पीस वाला पढ़ा, एक नया टॉपिक जो हमारा आया, तो ये हो गया इन स्पीस डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा
माइग्रेटेड वेंचर कैपिटल फंड, ये एक नया कॉन्सेप्ट एड ऑन हो गया, शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं ऑब्वियसली इन क्वेश्चंस पे। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। SEBI AIF फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024, AIF to seek registration in category 2 AIF which does not fall in category 1 and 3। आपको याद ही होगा हम कैटेगरी 2 में क्या पढ़ते हैं, जो 1 and 3 में फॉल नहीं करता वो 2 में फॉल करता है। ए में हमारी डिफरेंट कैटेगरी थी, SME वगैरह में तो वेंचर फंड थे या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले थे, है ना, सरकार जिसको मोटिवेट कर रही है वो सारे फंड्स थे। 3 में हेज फंड्स हमारे आ रहे थे और 2 में कौन से आ रहे थे, जो 1 और 3 दोनों में नहीं आते वो 2 में आते हैं, राइट। तो उसके लिए क्या बोला, एंड which does not undertake leverage or borrowing other than as permitted in this regulation। तो एक वर्ड था टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, ये ओमिट हो गया है। टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट ये हटा दिया गया है। अब सिंपल इसने बोला कि आप क्या नहीं कर सकते, लिवरेज और बोरोइंग नहीं कर सकते हो अदर देन एज परमिटेड। तो जो परमिटेड होगा उसी के लिए ले सकते हैं, और ये डे टू डे ऑपरेशन वाली कहानी ओमिट हो चुकी है। देन Regulation 13(5) has been amended to specify the large value funds for accredited investors may be permitted to extend its tenure for up to 5 years subject to the approval of 2/3 of the unit holders by value of their investment in large value fund for accredited investors। अच्छा देखो यहाँ पे large value funds जो हैं कौन से वाले, accredited investor वाले पढ़े थे हमने, accredited investor। अच्छा, इनके कौन से, लार्ज वैल्यू फंड्स, इनको क्या परमिशन ग्रांट की गई है कि वो अपना टेन्योर एक्सटेंड कर सकते हैं, कितना, 5 साल का एक्सटेंशन, 5 इयर्स। तो इनको अपना टेन्योर 5 साल से एक्सटेंड करने का परमिशन ग्रांट किया गया है, लेकिन इसके लिए कितनी अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 2/3 यूनिट होल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, 2/3 इन वैल्यू। इनकी अप्रूवल लेकर के आप क्या कर सकते हो, टाइम एक्सटेंड कर सकते हो। द अमेंडमेंट हैव बीन कैरिड आउट इन टर्म्स ऑफ इन रेगुलेशन नंबर 16(1)(c) relating to the investment category for category 1 AIF and regulation 17(c) relating to the investment category in 2 AIF. It provides that category 1 and category 2 shall not borrow funds or engage in any leverage। देखो ये तो हमें पता ही था कि leverage नहीं ले सकते, 1 and 2 दोनों नहीं ले सकते, for the purpose of making investment या otherwise except for borrowing funds to meet temporary funding requirement and day to day operational requirements। इसका मतलब किसके लिए लोन ले सकते हैं ये लोग, they can borrow money for temporary funding requirements and day to day operational requirements। ठीक है, तो ऊपर क्या अमेंडमेंट डाला कि ऊपर बोला कि जो कैटेगरी 2 वाले लोग हैं वो जो फर्स्ट और थर्ड के अलावा हैं और जो लीवरेज नहीं लेते हैं अदर देन जो था अदर देन डे टू डे ऑपरेशन नीड्स वो ओमिट कर दिया, बाकी पूरा सेम कहानी है। और यहाँ पे जो नया रेगुलेशन बोला है उसमें क्या बोला इन्होंने कि कैटेगरी 1 एंड जो 2 है दोनों ही लिवरेज नहीं लेंगे, बोरोइंग नहीं करेंगे, किस पर्पस के लिए, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स के लिए, है ना, इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं करेंगे, हेजिंग नहीं होती ना यहाँ पे, सिक्योर नहीं होते, रिस्की ज़्यादा होते हैं, तो आप लिवरेज नहीं लोगे, लेकिन ले सकते हो लिवरेज किसके लिए ले सकते हो, टू मीट टेम्परेरी रिक्वायरमेंट्स एंड डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए आप बोरोइंग कर सकते हो। ठीक बात है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। AIF फोर्थ अमेंडमेंट क्या बोला इन्होंने, जो 6 अगस्त 2024 को आया था। SEBI वाइड दिस नोटिफिकेशन अमेंडेड रेगुलेशन नंबर 13 सब रेगुलेशन नंबर 5 of SEBI AIF regulation by permitting large value funds for accredited investors to extend its tenure up to 5 years subject to the approval। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट हो गया है ये वापस से। ये ऊपर ऑलरेडी हमने पढ़ा था कि लार्ज वैल्यू फंड्स जो है वो 5 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, वही 2/3 की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Earlier permission could have been given for extension tenure beyond 2 years subject to the terms of contribution agreement or other funds and condition by the board। तो पहले कितने साल थे, 2 साल था, 2 साल को हटा के इन्होंने 5 साल कर दिया है। However, the extension of tenure of any existing scheme of large value fund for accredited investors shall be subject to such conditions as may be specified from time to time। तो SEBI जैसा प्रेस्क्राइब करेगा उन conditions के साथ वो क्या कर सकते हैं, अपने tenure वगैरह एक्सटेंड कर सकते हैं। Also, the investment conditions for category 1 and 2 of AIF as provided in 16 and 17 has been modified। Category 1 जो है shall not borrow directly, indirectly or engage in the leverage for the purpose of making investment or otherwise except for borrowing the need of temporary funding and day-to-day operational need for not more than 30 days and not more than 4 occasions in a year
एंड नॉट मोर देन 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड। देखो ये बाकी सारी कहानी सेम है, देयर इज नो चेंज। ये आपको वापस से रिवाइज करके बता रहा है कि किस तरह से वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी जो है हम ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, फिर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी की सारी कहानी यही है जो हमने अभी कवर की है, जो अमेंडमेंट अभी यहाँ पे था वही सारी बातें यहाँ पे भी कवर की उन्होंने कि तो रिवाइज स्टेटमेंट जो है। तो क्या क्या बातें हुई, सबसे पहले लार्ज वैल्यू फंड्स जो हैं क्रेडिट इन्वेस्टर वाले वो अपना टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं, 5 साल तक का टाइम एक्सटेंशन अलाउड है, लेकिन 2/3 अप्रूवल लेनी पड़ेगी। और जो कैटेगरी 1 एंड 2 है उनमें बोरिंग और लीवरेज को मना किया गया है। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बोरिंग लीवरेज नहीं हो सकता, लेकिन किस पर्पज़ के लिए किया जा सकता है, ये किया जा सकता है टू मीट डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए किया जा सकता है। और बाकी वो रेस्ट ऑफ द कंडीशन सेम है कि अब साल में 4 बार मैक्सिमम कर सकते हो, है ना, और एक बार में मैक्सिमम 30 डेज के लिए कर सकते हो, 10% मैक्सिमम वो दैट इज द सेम कंडीशन। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन की तरफ, एंड दैट इज व्हाट गाइडलाइंस फॉर बोरिंग बाय कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 AIF एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स फॉर एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स। तो जो लार्ज वैल्यू फंड्स हैं उनके लिए क्या यहाँ पे गाइडलाइंस प्रिस्क्राइब की गई हैं, लेट्स हैव अ लुक। तो SEBI has issued guideline for borrowing by category 1 and category 2 AIF and maximum permissible limits for extension of tenure by large value funds in order to facilitate ease of doing business and provide operational flexibility. It has decided to allow category 1 and 2 AIF to borrow for the purpose of meeting temporary shortfall in amount called for investors for making investment in the investing company. इसको उन्होंने बोला draw down amount। दिस इज व्हाट ड्रॉ डाउन अमाउंट। देखो ये जो हमारे हैं ना कौन से वाले, लार्ज वैल्यू फंड्स, ठीक है, एक्रेडिटेड इन्वेस्टर वाले, इनको एक परमिशन ग्रांट कर दी। किस बात की परमिशन ग्रांट कर दी, ड्रॉ डाउन अमाउंट लेने की। ड्रॉ डाउन अमाउंट, ड्रॉ डाउन अमाउंट किसको बोल रही है कि भाई आपका अगर कोई टेम्परेरी शॉर्टफॉल पड़ गया है ना, कोई फंड्स नीड्स थी, वो फॉर अ टाइम बिंग आपके पास फंड्स कम हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, लीवरेज ले सकते हैं। तो व्हाट इज सेड कि एंड मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स। तो क्या बोलना चाह रहा है ये कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कैटेगरी 1 एंड 2 AIF क्या कर पाएंगे, बोरो कर पाएंगे, लोन ले पाएंगे। और किस पर्पज़ के लिए लोन ले रहे हैं कि जो शॉर्टफॉल पड़ रहा है उसको मीट आउट करने के लिए ले रहे हैं। तो ये जो शॉर्टफॉल है इसको यहाँ पे एक नामकरण दिया गया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉ डाउन अमाउंट। अब क्या प्रोविजन है, लेट्स हैव अ लुक। कैटेगरी 1 एंड 2 AIF में बोरो, अभी बोरो क्या बोला था, डे टू डे ऑपरेशन के लिए लोन ले सकते हो, है ना, ऐसा बोला था कैटेगरी 1 एंड 2 में। अब यहाँ पे लेकिन ये कौन से हैं, लार्ज वैल्यू जो है फंड्स हैं उनकी बात हो रही है। फॉर द पर्पज ऑफ मीटिंग शॉर्टफॉल इन द ड्रॉ डाउन अमाउंट सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग एडिशनल कंडीशंस। क्या एडिशनल कंडीशंस है, नंबर 1, if the AIF intends to borrow fund for meeting the shortfall in drawdown amount, the same shall be disclosed in the PPM of the scheme. अब what is this PPM? This is what, जो भी आप डॉक्यूमेंट इशू करोगे अपना स्कीम का, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपको बताना पड़ेगा। Such borrowing shall be done only in case of emergency and as a last recourse when the investment opportunity is imminent to be closed and drawdown amount from the investor has not been received by the AIF before the date of investment। देखो ऐसा है, मतलब ये एक लास्ट रेमेडी की तरह लेना, मतलब ऐसा कि जब सारे रास्ते बंद हो गए, कहीं से फंड रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो ही उस केस में आप क्या कर सकते हो, इस तरह का बोरिंग कर सकते हो, अदरवाइज आप बोरिंग नहीं कर सकते, है ना। मतलब ऐसे तो बोरिंग नहीं करो तो अच्छी बात है, लेकिन अब मजबूरी आ गई, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, शॉर्टफॉल पड़ गया आपको, तो आपको लोन लेना ही पड़ेगा, तो हम ठीक है बोल रहे हैं कि ले लो फिर। Best efforts by the manager to obtain the drawdown amount from the dealing investors. The amount borrowed shall not exceed 20% of the investment proposed to be made in the investing company or 10% of the investable fund of the scheme of the AIF. अब देखो कितना मैक्सिमम लिमिट दे रहा है आपको, हाउ मच परसेंटेज, अमाउंट बोरोड शैल नॉट एक्सीड हाउ मच, 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रपोज टू बी मेड इन द इन्वेस्टिंग कंपनी। मतलब जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, AIF है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट तो करेगा ही, तो जिस इन्वेस्टिंग कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो उसके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के मैक्सिमम 20% तक का इन्वेस्टमेंट वैल्यू का मैक्सिमम 20% ही आप यहाँ पे बोरिंग कर सकते हैं। और साथ ही में ये किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए,
10% ऑफ द इन्वेस्टेबल फंड ऑफ द स्कीम ऑफ AIF, 10% ऑफ इन्वेस्टेबल फंड, जो हमारे पास टोटल फंड अवेलेबल है वो, और 20% किसका, जहाँ हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका, और द कमिटमेंट पेंडिंग टू बी ड्रॉ डाउन अदर देन द इन्वेस्टर हु हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड द ड्रॉ डाउन अमाउंट विच एवर इज द लोअर। और कमिटमेंट पेंडिंग मतलब जितने लोगों ने शॉर्टफॉल कर दिया, पेमेंट नहीं किया है, तो वो वाला अमाउंट लो। तो 3 अमाउंट है विच एवर इज लोअर लेंगे। कौन कौन से 3 अमाउंट हो गए, देखो एक तो नंबर 1 हो गया हमारा, नंबर 1 दैट इज, एक तो जो आप इन्वेस्टिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टी कंपनी, इसका कितना मैक्सिमम 20%, राइट है। तो पहली कंडीशन तो क्या हो गई, इन्वेस्टी कंपनी का इन्वेस्टमेंट का 20%। दूसरा हुआ आपके पास जो इन्वेस्टेबल फंड्स अवेलेबल हैं, इन्वेस्टेबल फंड्स जो आपके पास अवेलेबल है उसका मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 10%, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। और तीसरा जो शॉर्टफॉल किया इन्वेस्टर्स ने, शॉर्टफॉल बाय इन्वेस्टर्स, इन तीनों में से विच एवर इज लेसर जो भी अमाउंट होगा उतने अमाउंट का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बोरोइंग कर सकते हो। चल, द कॉस्ट ऑफ सच बोरोइंग शैल बी चार्ज ओनली टू द इन्वेस्टर्स हु फेल टू प्रोवाइड द ड्रॉडाउन अमाउंट फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। अब देखो ऐसा है कि हर इन्वेस्टर की तो गलती नहीं थी। जैसे हमारे पास टोटल मान लीजिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था, और इन्वेस्टमेंट करने के लिए 100 करोड़ में से जैसे कुछ इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना पोर्शन पे कर दिया पूरा, कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने पोर्शन पे नहीं किया, और उनके ना पे करने की वजह से हमारे पास शॉर्टफॉल ऑफ मनी हो गया, जिसकी वजह से हमें अब लोन लेना पड़ रहा है। तो भाई जिनकी गलती की वजह से लोन लेना पड़ रहा है उन्हीं से तो कॉस्ट बेयर कराओगे। अब मैं लोन लूँगी तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा मुझे, तो इंटरेस्ट का बर्डन किस पे जाएगा, स्ट्रेट अवे उन्हीं लोगों पे जाएगा जिन्होंने डिफॉल्ट किया था, जिन्होंने अपना टाइमली पेमेंट कर दिया। उनकी क्या गलती, उनसे क्यों रिकवर करेंगे। तो क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ सच बोरोइंग शैल बी चार्ज ओनली फ्रॉम द इन्वेस्टर्स हु फेल टू प्रोवाइड द ड्रॉडाउन अमाउंट फॉर मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। The flexibility of borrowing to meet the shortfall in drawdown amount shall not be used as a means to provide different drawdown timelines to the investors. तो बेसिकली देखो भाई, यहाँ पे हम जो बोरिंग में फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, शॉर्टफॉल अगर पड़ रहा है तो आप बोरिंग कर लो, ये आपको यूज़ नहीं करनी है। कैसे यूज़ नहीं करनी है, एज अ मीन्स टू प्रोवाइड डिफरेंट ड्रॉ डाउन टाइमलाइंस टू द इन्वेस्टर्स। कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम से डिले करते रहो, हम लोन ले लेंगे, फिर उसके बाद जब तुम्हारा पैसा है तुम, ये इंटेंशन नहीं होना चाहिए। इंटेंशन एकदम क्लियर कट है। लास्ट रेमेडी होता है जब कोई और ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता और इन्वेस्टमेंट हमें करना है, शॉर्टफॉल पड़ गया है, तो ही हम इस तरह का बोरोइंग करेंगे। द मैनेजर शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट बोरोड, terms of borrowing and repayment to all the investors of AIF on a periodic basis as per the terms of the agreement. That means full disclosure timely manner के अंदर आपको देना पड़ेगा। तो एक नया कॉन्सेप्ट ड्रॉ डाउन अमाउंट का इंसर्ट किया गया। अगेन देखो नया टॉपिक है, क्वेश्चन बन सकता है। For the all category 1 and 2 AIF shall maintain 30 days cooling off period between two borrowing periods as permissible अंडर AIF रेगुलेशन। मतलब एक अगर आप बोरिंग किया है तो दूसरा सब्सिक्वेंट बोरिंग कम से कम 30 दिन बाद ही हो सकता है। तो 1 लोन से सब्सिक्वेंट सेकेंड लोन के बीच में 30 डेज का टाइम गैप होना चाहिए। द कूलिंग ऑफ पीरियड ऑफ 30 डेज शैल बी कैलकुलेट फ्रॉम द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द प्रीवियस बोरिंग। ऑब्वियसली अगर फर्स्ट लोन चल रहा है तो फर्स्ट लोन चल ही रहा है ना। जब तक फर्स्ट लोन रीपेमेंट नहीं हो जाता तो वो पीरियड फर्स्ट लोन का ख़त्म नहीं होगा। तो फर्स्ट लोन का अगर लोन पूरा कंप्लीटली सेटल हो गया है उसके 30 दिन बाद ही आप सब्सिक्वेंट लोन ले पाओगे, उससे पहले नहीं ले सकते। विद रिगार्ड टू द मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट फॉर एक्सटेंशन ऑफ द टेन्योर बाय लार्ज वैल्यू फंड्स, existing large value funds scheme who have not disclosed definite period of extension in their tenure in the PPM या फिर whose period of extension in tenure is beyond the permissible 5 years shall align the period of extension in tenure with the amendment requirement within 3 years from the date of this circular। तो what it said, देखो ऐसा है। पहली बात यहाँ पे जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट थी ना एक्सटेंशन ऑफ टेन्योर की 5 साल वाली जो हमने पढ़ी थी बाय लार्ज वैल्यू फंड्स, तो एग्जिस्टिंग जो लार्ज वैल्यू फंड जो ऑलरेडी लार्ज वैल्यू फंड्स हैं हु हैव नॉट डिस्क्लोज डेफिनेट पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इन देयर टेन्योर, जिन्होंने पहले से बताया नहीं था कि हम कितने पीरियड के लिए एक्सटेंशन करेंगे, उनका टेन्योर फिक्स नहीं है अभी तक,
या हुज पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज बियॉन्ड द परमिसिबल 5 ईयर, जिन्होंने एक्सटेंशन पीरियड 5 साल से ज़्यादा डाल रखा है जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी है, शैल अलाइन, उनको अपना एक्सटेंशन पीरियड को ठीक करना पड़ेगा, द पीरियड of extension in tenure with the amended requirements within how many 3 months from the date of circular। तो सर्कुलर के 3 महीने के अंदर 3 months के अंदर आपको इसको क्या करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा कि जो भी आपने अपना डॉक्यूमेंट इशू किया हुआ था उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपका टेन्योर कुछ और लिखा हुआ था, तो उस टेन्योर को आप करेक्ट कर लीजिए और करेक्ट करने के बाद उसको अलाइन कर लीजिए एज पर 5 साल वाला प्रोविजन। फाइन। सच large value fund scheme shall update their revised period of extension in tenure in the quarterly report, और quarterly report में भी disclosure डालना पड़ेगा इसका। While realigning the period of extension in the tenure, large value fund scheme shall have the flexibility to revise their original tenure subject to the consent of all the investors of the scheme, and such large value fund scheme shall submit an undertaking to the SEBI on or before November 18, 2024 stating that consent of all investors of the scheme has been obtained for revising the ओरिजिनल टेन्योर। अब जो एग्जिस्टिंग जो हमारे लार्ज वैल्यू फंड्स हैं उनको एक ऑप्शन दिया गया कि तुम्हारा जो ओरिजिनल टेन्योर स्कीम है उसको आप रिवाइज कर लो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द होल्डर्स, ताकि ओरिजिनल चेंज हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका एक्सटेंडेड पीरियड है वो 5 साल वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इसलिए अगर आपको ऐसा कुछ भी करना है, आपको रिवाइज करना है, अपना रीअलाइन करना है एग्जिस्टिंग पीरियड को, तो सारे यूनिट होल्डर्स की 100% कंसेंट लेनी पड़ेगी। फाइन। तो अभी हमने AIF में जो कंडीशंस देखी किसकी, दैट इज व्हाट ड्रॉ डाउन अमाउंट के कंसर्न में, कि अगर ड्रॉ डाउन अमाउंट के लिए आप लोन ले रहे हैं, जो शॉर्टफॉल हो गया उसके लिए लोन ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंडीशंस हैं जो मीट आउट करनी पड़ेगी, कितना लोन ले सकते हैं, और साथ ही में उसका जो पर्पस है कूलिंग ऑफ वगैरह ये सब कुछ हमने देखा। अच्छा, साथ ही में इसने बोला कि अगर आप जो पहले से आपका एक्सटेंशन पीरियड है वो ज़्यादा है तो आपको उसको करेक्ट करना पड़ेगा 3 महीने के अंदर अंदर रेगुलेशन के आने के, वैसे वो टाइम पीरियड ऑलरेडी जा चुका है, नवंबर 2024 में बोला था, तो नवंबर के बाद 3 महीने तो ऑलरेडी लैप्स हो चुके हैं। और साथ ही में इसने बोला कि जो एग्जिस्टिंग जो है लार्ज वैल्यू फंड्स, अगर उनको अपना एग्जिस्टिंग पीरियड रीअलाइन करना है तो उस केस में उसको 100% कंसेंट लेनी पड़ेगी। चलिए, नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द AIF। तो यहाँ पे कुछ ड्यू डिलिजेंस के कंसर्न में बताया कि क्या क्या ड्यू डिलिजेंस वगैरह करने पड़ेंगे। ये सारी बातें थी नहीं, ये नई बातें एड ऑन की गई हैं, अक्टूबर 2024 में एक नया अमेंडमेंट आया है। तो व्हाट इट सेड, SEBI wide the circular issued guidelines on the specific due diligence as per the regulation 20 sub regulation number 20 of SEBI AIF regulation 2012, requiring AIF managers of AIF, their KMPs to exercise specific due diligence with respect to their investors and investments to prevent facilitation of circumvention of such law as may be specified by the SEBI। तो ऑब्वियसली मेन इंटेंशन DD का यही होता है कि लॉ का वायलेशन ना हो, लॉ का कंप्लाइंसेस हम करें, तो उस लॉ के कंप्लाइंसेस को इंश्योर करते हुए यहाँ पे DD के कंसर्न में एक यहाँ पे नोटिफिकेशन लगाया गया है। तो क्या क्या इसमें नोटिफिकेशन में था, नंबर 1, इन्वेस्टर्स अवेलिंग बेनिफिट्स डेजिग्नेटेड एज क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स या QBs थ्रू AIF। तो एवरी scheme of AIF which has an investor or investors belonging to the same group and such investors or investors contributes 50% or more of the corpus of the scheme, तो उनके लिए क्या है, necessary due diligence as per the implementation standards formulated by the standard setting forum of AIF shall be carried out। अब देखो सुनो, पहली बात तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल किन पे हुआ, एवरी स्कीम ऑफ AIF, मतलब ऐसे AIF की कोई भी स्कीम हो जिसमें हैज़ एन इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप, ऐसे AIF जिसमें क्या है, इन्वेस्टर्स सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एंड सच इन्वेस्टर या इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स 50% और मोर टू द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। और ये इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जो सेम ग्रुप के हैं वो लोग 50% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पहली बात तो इन्वेस्टर्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप वाले लोग हैं, ऐसा AIF है। और उस AIF में क्या हुआ है, सच इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्टर सेम ग्रुप वाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% और मोर टू द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। तो ऐसा अगर AIF है जिसमें इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं इन्वेस्टर सेम ग्रुप वाले लोग हैं, 50% ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो उनको कंपल्सरीली ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा, कंपल्सरीली ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा
एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, किसके हिसाब से? इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स, जो किसने बनाए हैं? एसएफए ने, सेटिंग फोरम ऑफ एआईएफ, सेटिंग फोरम ऑफ एआईएफ, तो शैल बी कैरिड आउट प्रायर टू, अब कब कब करना है? प्रायर टू अवेलिंग बेनिफिट्स अवेलेबल टू द QIBs अंडर ICDR रेगुलेशन एंड अदर रेगुलेशन फॉर्मुलेटेड बाय द सेबी। तो अगर आपको ICDR के अंदर कोई भी बेनिफिट्स अवेल करने हैं QIBs के, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा। मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी रसीट्स, सिक्योरिटी रसीट्स ये वर्ड आपने सुना होगा सरफासी के अंदर, बाय द असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज या अवेलिंग बेनिफिट्स एज QBs क्वालिफाइड बायर्स अंडर द सरफासी एक्ट। तो अगर आप सरफासी एक्ट के अंदर क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी रसीट्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या ICDR में एज अ QIB इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ के बेनिफिट्स लेते हैं, तो उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? SFA का प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा। SFA क्या हुआ? सेटिंग फोरम फॉर AIF, सेटिंग फोरम फॉर AIF। और क्या कर रहा है यहाँ पे? इन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी किस पे हुआ? ये वाला प्रोविजन उन AIFs पे हुआ जिनमें क्या है? इन्वेस्टर और बिलोंगिंग टू द इन्वेस्टर ग्रुप, जो कौन है? QIBs QBs हैं, और जो क्या कर रहे हैं? 50% से ज़्यादा का, 50% और मोर का इन्वेस्टमेंट कॉर्पस में कर रहे हैं। तो ऐसे इन्वेस्टर्स अगर हैं AIF में, तो उनको ये स्टैंडर्ड्स फॉलो करना पड़ेगा। चलिए, लेट्स मूव फर्दर। RBI regulated lenders entities evergreening their stressed loan assets through the AIF। पहली बात तो एप्लीकेबिलिटी किस पे है? एवरी स्कीम ऑफ एन AIF, एवरी स्कीम ऑफ AIF किसके? हुज मैनेजर स्पॉन्सर इज एन एंटिटी रेगुलेटेड बाय द RBI। भाई ऐसा है, अगर कोई AIF है जिसका स्पॉन्सर या मैनेजर ऐसी एंटिटी है, जैसे लेट्स से बैंक है ना, तो बैंक किससे रेगुलेट होता है? RBI से रेगुलेट होता है। ऐसी एंटिटी मैनेजर या स्पॉन्सर है, एंड दैट हैज़ इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड बाय RBI who individually या along with investors of the same group contributes 25% or more to the corpus of the scheme, is an associate of the manager or sponsor of the AIF, or by itself or through its representatives nominee has majority या veto या voting over decisions of the investment committee set up by the manager to approve investment decisions of the scheme। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि सबसे पहले ये जो रेगुलेशन आया है वो किस पे एप्लीकेबल होगा। नंबर 1, ऐसा AIF जिसमें कौन है स्पॉन्सर और मैनेजर, कौन है? जो रेगुलेट हो रहा है बाय द RBI। ऐसी एंटिटी है जो रेगुलेट हो रहा है किससे? RBI से। ठीक है, एक तो पहली कंडीशन एकदम सिंपल है। दूसरी कंडीशन क्या बोलता है कि उसके जो इन्वेस्टर्स हैं, दैट हैज इन्वेस्टर्स, कैसे इन्वेस्टर्स हैं? हु आर रेगुलेटेड बाय द RBI। क्या है? रेगुलेटेड बाय द RBI, मतलब इन्वेस्टर्स रेगुलेटेड बाय RBI हैं। ऊपर क्या था? मैनेजर स्पॉन्सर जो हैं वो RBI से रेगुलेट हो रही एंटिटी है, और दूसरा क्या बोला? इन्वेस्टर्स कौन है? वो एंटिटी जो RBI से रेगुलेट हो रहे हैं, प्लस हु इंडिविजुअली या अलॉन्ग विद इन्वेस्टर्स ऑफ द सेम ग्रुप, मतलब या तो खुद से अकेले से या अपने जैसे लोगों के साथ मिल करके कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 25% और मोर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम। जैसे ऊपर वाले में था 50% और मोर, यहाँ पे कितना है? 25% और मोर है। तो 25% और मोर ऑफ द कॉर्पस एंड इज एन एसोसिएट ऑफ द मैनेजर या स्पॉन्सर ऑफ द AIF, या फिर वो क्या है? AIF के मैनेजर या स्पॉन्सर के एसोसिएट है ना? AIF के मैनेजर या स्पॉन्सर के एसोसिएट हैं, या फिर खुद से बाय इटसेल्फ और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के या नॉमिनी के थ्रू क्या है उनके पास? मेजॉरिटी या वीटो पावर है इन द वोटिंग ओवर डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट कमिटी सेट अप बाय द मैनेजर टू अप्रूव इन्वेस्टमेंट डिसीजन, मतलब मेजॉरिटी वोटिंग राइट्स जो रखते हैं, ऐसे एंटिटीज़ हैं। तो AIF में सबसे पहली बात तो क्या हुई? एक तो RBI से रेगुलेटेड जो भी एंटिटी है वो उसके कौन है? मैनेजर या स्पॉन्सर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या बोली कि भाई आपके जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो RBI से रेगुलेट होते हैं, और उसमें इसने कंडीशंस बताई हमें 3। पहली कंडीशन क्या बताई कि भाई या तो वो अकेले या अपने से लोगों के साथ मिलकर के 25% या उससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसे लोग हो गए, या फिर कौन है? वो AIF के स्पॉन्सर या मैनेजर जो भी है उसके एसोसिएट है। स्पॉन्सर मैनेजर के कौन है? एसोसिएट है, या फिर खुद से या अपने रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी के साथ मिला करके
वीटो पावर रखते हैं, वोटिंग राइट रखते हैं, है ना। तो इस तरह के जो भी लोग हैं उन पे ये एप्लीकेबिलिटी आ गई है। तो अब क्या कंप्लाइंस करना है, नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा। वही एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द एसएफए शैल बी कैरिड आउट, वही नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस है। इफ एन इन्वेस्टर ऑफ द स्कीम इज एन एआईएफ और फंड सेटअप आउटसाइड इंडिया or in international financial service centers in India, then the criteria check for the investors regulated by the RBI shall be carried out on a look-through basis। अब भाई ऐसा है, अगर आप इंडिया में नहीं हैं, कहाँ है इन्वेस्टर्स, कौन सा है, बाहर का, आउटसाइड इंडिया का है, या IFSC जो है सेंटर्स, जिसको भी हम एक आउटसाइड लोकेशन ही मानते हैं, तो उनमें जो भी क्राइटेरिया है, रेगुलेशन जो है, वो कैसे बेसिस पे होगा, लुक थ्रू बेसिस पे होगा। And the manager shall ensure that the scheme does not make any investment that would lead to the RBI regulated lender या entity acquiring the holding of interest exposure in the investee company indirectly that they are not permitted to acquire or hold directly। मतलब ऐसी चीज़ें वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, वैसा वो कोई भी काम इनडायरेक्टली भी नहीं कर पाएंगे। इस तरह का यहाँ पे मैनेजर को इंश्योर करना होगा। तो क्या बातें हुई, एक तो नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस देखेंगे भाई, है ना। अगर आपका जो एंटिटी है वो कहाँ है भाई, आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है या IFSC जो सेंटर्स हैं वहाँ पे सिचुएटेड है, तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा, जो भी क्राइटेरिया है ना, क्राइटेरिया चेक होगा जो भी इन्वेस्टर्स का, तो वो क्राइटेरिया चेक लुक थ्रू बेसिस पे होगा, ठीक है। एंड तीसरा क्या बोल रहा है ये कि ऐसा है कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मान लो आप डायरेक्टली अलाउड नहीं है कुछ काम को करने के लिए, तो आप क्या करें, चैनल घुमा के इनडायरेक्टली करने का ट्राई कर रहे हो, तो मैनेजर ये इंश्योर करेगा कि आप इनडायरेक्टली भी वो काम नहीं करें, करेक्ट। तो ये यहाँ पे कुछ कंडीशंस प्रिस्क्राइब की गई हैं। चलिए अब कॉन्सिक्वेंसेज हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर टू सेटिस्फाई द ड्यूटी चेक्स स्पेसिफाइड बाय द एसएफए। स्कीम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ प्रोविजंस डिस्कस इन पैराग्राफ ए एंड बी, जो अभी हमने दो बातें पढ़ी कि भाई आप दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं जिनको यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कराना पड़ेगा। शैल प्रोसीड विद द प्रपोज इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रेस्पेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स एज फॉर्मुलेटेड बाय द एसएफए। If the proposed investment does not satisfy the DD checks, then अब देखो हमें DD कराना पड़ेगा SFA का। अब अगर नहीं कराएं तो कॉन्सिक्वेंसेज क्या राइज होंगे। नंबर 1, either such investor या investors group shall be excluded from the investment subject to the necessary disclosure। तो भाई आपको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और द इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी मेड, दूसरा इन्वेस्टमेंट ही करने नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह के रेस्ट्रिक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज आपको भुगतने पड़ेंगे अगर आप स्टैंडर्ड्स, जो इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं एसएफए के, वो फॉलो नहीं करते हैं। या तो आपको इन्वेस्टमेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा या आपको इन्वेस्टमेंट ही नहीं करने दिया जाएगा। नेक्स्ट इज एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ सर्कुलर। तो अब नेक्स्ट जो है किसके कंसर्न में बात कर रहा है, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द स्कीम एज ऑन द डेट ऑफ सर्कुलर। तो ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट होल्ड किए हुए हैं उनका क्या होगा भाई, ये तो नई बात हो गई कि नई बात आ गई तो अब ये काम कर लेना। अब जो पहले से ही होल्ड कर रखे हैं उनका क्या करें। फॉर स्कीम्स फॉलिंग अंडर द एम्बिट ऑफ द प्रोविजन डिस्कस इन पैरा ए एंड बी हेयर अबव, DD चेक्स और ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड। तो भैया ऐसा है कि अगर आपने पहले भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो भी आपको DD तो कराना पड़ेगा, है ना। बेसिस द ड्यूटी चेक्स फॉर द एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, any existing investment not satisfying the DD checks, details of such investments to be reported to the custodian of AIF on or before 7th April 2025 in the format specified in the annexure A of the circular। और जिन्होंने भी ये इस तरह का DD नहीं करवाया तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कस्टोडियन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कस्टोडियन को रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। All listing investment satisfy the DD checks, the manager of the AIF shall submit an undertaking to the effect टू द कस्टोडियन। और जो मैनेजर है वो कस्टोडियन को क्या करेगा, डिक्लेरेशन देगा कि भाई हमने सारे कंप्लाइंसेस कर लिए इस तरह से। एंड कस्टोडियन शैल कंपाइल द इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड इन पैराग्राफ ए एंड बी एंड फर्निश द सेम टू द सैबी। और साथ ही में ये सैबी को फर्निश कर दिया जाएगा 7 मई 2025। ये शॉर्ट टर्म का फॉर टाइमिंग प्रोविजन है जिसमें अगर आप एग्जिस्टिंग है तो आपको वो इम्प्लीमेंटेशन जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो करने पड़ेंगे। और अगर आप इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कस्टोडियन को रिपोर्ट करो। उसकी डेट मेंशन कर दी है 7 अप्रैल। अब डेट्स तो ये 7 अप्रैल और साथ ही में जो भी आपने सेटिस्फाई किया कंडीशन वो आप बता दो कि भाई हमने सब कुछ जो है वो फॉलो कर लिया है। अब जो नहीं किया था वो बता दो, जो कर लिया वो बता दो। और फिर उसके बाद में जो कस्टोडियन है, कस्टोडियन के बाद रिपोर्टिंग आ गई है।
अब कस्टोडियन जो करेगा ये दोनों जो भी आपने सब पैराग्राफ्स में इंफॉर्मेशन दी थी उनको कंपाइल करेगा, कंपाइल करके किसको इन्फॉर्म कर देगा, SEBI को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, कब, मई में। अप्रैल तक तो आपने कस्टोडियन को बताया था और कस्टोडियन क्या करेगा, मई तक SEBI को इन्फॉर्म कर देगा। चलो अब नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द कंट्रीज शेयरिंग लैंड बॉर्डर्स विद इंडिया थ्रू द AIF। तो अगर जो हमारे साथ लैंड बॉर्डर्स जुड़ी हुई हैं, से पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, है ना, ये सारी लैंड बॉर्डर्स, बांग्लादेश, तो लैंड बॉर्डर से हमारे जुड़े हुए हैं। तो फॉर एवरी स्कीम ऑफ द AIF वे आर 50% और मोर ऑफ द कॉर्पस ऑफ द स्कीम्स कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द इन्वेस्टर्स हु आर सिटीजन्स ऑफ and are from situated in a country which shares the land border with the India। तो ऐसा AIF जिसमें उन इन्वेस्टर्स ने फंड इन्वेस्टमेंट किया है जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, उन कंट्रीज़ के सिटीजन्स ने, या फिर हु इज़ बेनिफिशियल ओनर एज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ रूल नंबर 9 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स आर सिटीजन्स एंड सिचुएटेड इन द कंट्री विच शेयर्स द लैंड बॉर्डर विद द इंडिया। तो ये स्पेसिफिकली उन्हीं AIFs के लिए प्रोविजन है जिनमें इन्वेस्टमेंट का 50% और मोर किन लोगों से आया है, जो हमारे लैंड बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, या तो उनके सिटीजन से आया है या फिर उनके बेनिफिशियल ओनर से आया है ना। कंप्लाइंस क्या करना है, नेसेसरी ड्यू डिलिजेंस एज पर द इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय द SFA शैल बी कैरिड आउट। अगेन यहाँ पे भी जो उनके नेसेसरी इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स हैं SFA के, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और कब, शैल बी कैरिड आउट प्रायर टू द मेकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्योंकि कल को पता चला भाई कि वो लोग यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, पता नहीं किस काम से, उनका क्या इंटेंशन है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे, क्या टेररिस्ट एक्टिविटी कराना चाह रहे हैं, पता नहीं कुछ भी इनका पर्पस हो सकता है, व्हाट एवर दे वांट टू डू। तो इसलिए पहले से ही आपको प्रायर इन्वेस्टमेंट, आपको SFA का इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड फॉलो करना है। अपॉन कैरिंग आउट द नेसेसरी DD सच स्कीम शैल रिपोर्ट डिटेल्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट। और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, विच वुड रिजल्ट इन द स्कीम होल्डिंग 10% और मोर ऑफ द इक्विटी लिंक्ड या इन्वेस्ट इशूज बाय द इन्वेस्टिंग कंपनी to its custodian within 30 days of investment in the format as may be specified by the SFA। अब सुनो, DD हो गया, अब क्या करो, रिपोर्ट इन डिटेल्स। कौन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टिंग कंपनी में कितना परसेंट, 10% और मोर, या तो इक्विटी या इक्विटी लिंक सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसका इन्वेस्टमेंट करने के 30 डेज के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म करना है, कस्टोडियन को। और फॉर्मेट क्या रहेगा, वही SFA जो प्रिस्क्राइब करेगा। एंड कस्टोडियन शैल कंपाइल सच इन्फॉर्मेशन रिसीव ऑन अ मंथली बेसिस एंड रिपोर्ट SEBI विद इन 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ। और हर महीने के एंड के 10 दिन के अंदर अंदर किसको इन्फॉर्म कर देगा, SEBI को भेज देगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग कंप्लाइंस बोल दिया कि आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जहाँ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो अगर किसी इन्वेस्टिंग कंपनी में आपने 10% या उससे ज़्यादा का इक्विटी या इक्विटी लिंक इंस्ट्रूमेंट एक्वायर किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टोडियन को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर अंदर। कहाँ से, इन्वेस्टमेंट से। और फिर जैसे आपने कस्टोडियन को बता दिया तो कस्टोडियन किसको बताएगा, SEBI को बता देगा। फॉर सच स्कीम्स शैल ऑल्सो रिपोर्ट टू द कस्टोडियन ऑन और बिफोर 7 अप्रैल 2025 in a format specified details of their existing investments where the scheme holds 10% or more of the equity or equity linked instruments जो हैं by the investing company. The custodian shall compile and share the information of the SEBI on or before 7th May 2025। तो existing भी अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है तो वो भी कस्टोडियन को बताया जाएगा और कस्टोडियन किसको इन्फॉर्म कर देगा, SEBI को इन्फॉर्म कर देगा। ठीक है, तो ये किसके कंसर्न में हुआ, ये एक स्पेशल इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो गाइडलाइंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं जो SFA ने बताए हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। तो डिफरेंट एप्लीकेबिलिटीज़ हैं अलग अलग एंटिटीज़ के ऊपर। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड ऑन किया गया है। ठीक है, तो आज हम इतने ही अमेंडमेंट्स कवर करेंगे, बाकी रेस्ट ऑफ द बहुत थोड़े से अमेंडमेंट्स और बचे हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू।